अगर किसी की हाथ की हड्डी टूटती है ना, तो एक एक्सरे मशीन झट से वो टेढ़ी मेढ़ी सफेद लाइन दिखा देती है। बिल्कुल। मतलब डॉक्टर बस उंगली रखकर कहता है कि देखिए यहाँ फ्रैक्चर है। एकदम बाइनरी स्थिति होती है, टूटा है या नहीं टूटा है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। हाँ, और इंसान को वैसे ही स्पष्टता पसंद आती है। हम चाहते हैं कि हर चीज को एक साफ सुथरी कैटेगरी में रखा जा सके, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकें। उसे समझना हमेशा आसान लगता है। सही बात है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम किसी इंसान के सीखने की यानी लर्निंग की प्रक्रिया को देखने की कोशिश करते हैं। अगर मैं कहूं कि मुझे उस प्रोसेस का एक्सरे दिखाओ जहां किसी ने साइकिल चलाना सीखा, या जहां किसी के दिमाग में स्पेनिश भाषा की फ्लुएंसी आकर बैठ गई, तो कोई ऐसी तस्वीर नहीं है। बिल्कुल नहीं। दिमाग के अंदर कोई बत्ती नहीं जलती जो बता सके कि हाँ, यहाँ ज्ञान स्टोर हो गया है। हाँ, और यही कारण है कि सदियों से वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक इस बात को लेकर माथापच्ची करते रहे हैं कि आखिर ये लर्निंग या सीखना है क्या। हाँ, हमारे पास आज इस डीप डाइव के लिए जो रिसर्च पेपर्स और अधिगम सिद्धांतों यानी लर्निंग थ्योरीज का स्टैक है, वो इसी अदृश्य प्रक्रिया को डिकोड करने की कोशिश कर रहा है। चलो तो आज के इस डीप डाइव में इसे अनपैक करते हैं। आज का हमारा मिशन यही समझना है कि इंसान सीखते कैसे हैं, कौन सी चीजें उन्हें मोटिवेट करती हैं, और इंटेलिजेंस असल में क्या है। बहुत ही दिलचस्प विषय है ये। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें द एजुकेशन आपका मोटिवेशन पर एक लेख है, बिहेवियरिज्म से कंस्ट्रक्टिविज्म तक का एक तुलनात्मक अध्ययन है, और एक विस्तृत एकेडमिक दस्तावेज है। तो वुडवर्थ और गेट्स जैसे मनोवैज्ञानिकों ने इन दस्तावेजों में एक बहुत ही दिलचस्प परिभाषा दी है। उनका कहना है कि सीखना सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है। हाँ, वो तो सिर्फ रट्टा मारना हुआ। बिल्कुल। उन्होंने कहा है कि ये अनुभव के कारण व्यवहार में आने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। और ये समझना बहुत जरूरी है, न केवल शिक्षाविदों के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए जो जीवन भर कुछ नया सीखना चाहता है। लेकिन मुझे ये स्थायी परिवर्तन वाली बात थोड़ी भारी लग रही है। अच्छा, क्यों? मतलब अगर मैं किसी टेस्ट के लिए एक रात पहले रट्टा मारूं और अगले दिन सब भूल जाऊं, तो क्या वो सीखना नहीं हुआ? तकनीकी रूप से नहीं, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म मेमोरी का इस्तेमाल है। अच्छा। हाँ, जब तक अनुभव या ट्रेनिंग की वजह से किसी के बर्ताव में, सोचने के तरीके में या काम करने के ढंग में कोई परमानेंट बदलाव नहीं आता, तब तक असल में लर्निंग नहीं होती। तो इस असली लर्निंग को शुरू करने के लिए किसी स्पार्क या कह सकते हैं ईंधन की जरूरत तो पड़ती होगी। बिल्कुल कोई भी इंसान अचानक से अपना व्यवहार क्यों बदलेगा? यहीं पर हमारे स्रोत प्रेरणा या मोटिवेशन की बात करते हैं, और इसे दो हिस्सों में बांटा गया है, एक्सट्रिंसिक यानी बाहरी और इंट्रिंसिक यानी आंतरिक। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि बाहरी प्रेरणा वो है जब कोई किसी बाहरी इनाम के लिए या सजा से बचने के लिए कोई काम करता है, जैसे बॉस की डांट से बचने के लिए ओवरटाइम करना। एकदम सही। और वहीं आंतरिक प्रेरणा तब होती है जब काम करने में ही मजा आ रहा हो। जैसे कोई ऐसा वीडियो गेम खेलना जिसमें इंसान इतना खो जाए कि उसे भूख प्यासी याद ना रहे। हाँ, वो परफेक्ट उदाहरण है इंट्रिंसिक मोटिवेशन का। लेकिन मैंने देखा है कि कई बार एजुकेशन या कॉर्पोरेट दुनिया में बाहरी प्रेरणा को बहुत नेगेटिव तरीके से देखा जाता है। वो गाजर और छड़ी वाला अप्रोच। हाँ, ऐसा लगता है जैसे ये अप्रोच हमेशा बुरी ही होती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हमारे स्रोत इस बात को नकारते हैं। हाँ, हर बाहरी प्रेरणा बुरी नहीं होती। मान लीजिए कोई व्यक्ति सालों तक मेडिकल की पढ़ाई सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे भविष्य में एक सुरक्षित करियर और समाज में रुतबा चाहिए। तो ये एक बाहरी प्रेरणा हुई। बिल्कुल, लेकिन ये उसे सालों तक अनुशासित रखती है। कई बार शुरुआत बाहरी प्रेरणा से ही होती है, लेकिन काम में महारत हासिल होने के बाद वो धीरे धीरे आंतरिक प्रेरणा में बदल जाती है। महारत? हाँ, ये शब्द रिसर्च में बार बार आया है। अचीवमेंट गोल थ्योरी के तहत दो तरह के गोल्स की बात की गई है। परफॉर्मेंस गोल्स और मास्टरी गोल्स। हाँ, परफॉर्मेंस गोल मतलब मुझे क्लास में सबसे स्मार्ट दिखना है, और मास्टरी गोल का मतलब है मुझे इस विषय की गहराई तक जाना है, चाहे मैं कितनी बार भी फेल हूं। क्या बात है। और जो लोग मास्टरी गोल्स पर फोकस करते हैं ना, वो अक्सर एक बहुत ही खास मानसिक अवस्था में पहुंच जाते हैं जिसे फ्लो कहा जाता है। फ्लो? हाँ, ये वो स्टेट है जहां समय का एहसास ही खत्म हो जाता है, इंसान पूरी तरह काम में डूब जाता है। लेकिन इस फ्लो स्टेट में पहुंचने की एक शर्त है जिसे गोल्डीलॉक्स कंडीशंस कहते हैं।
गोल्डीलॉक्स, मतलब वही बच्चों की कहानी वाली बात कि दलिया ना ज्यादा गर्म हो ना ज्यादा ठंडा, बस एकदम सही। हाँ, ठीक वही कॉन्सेप्ट है। अच्छा। देखो, अगर कोई काम इंसान की वर्तमान क्षमता से बहुत ज्यादा मुश्किल है तो उसे फ्रस्ट्रेशन होगी और वो हार मान लेगा। लेकिन अगर काम बहुत आसान है तो बोरियत होने लगेगी। तो फ्लो स्टेट तब अचीव होती है जब चुनौती का स्तर व्यक्ति की स्किल से बस जरा सा ऊपर हो। अगर इसे वीडियो गेम के नजरिए से सोचें, अगर कोई गेम को इजी मोड पर खेले तो वो 2 दिन में बोर होकर उसे अनइंस्टॉल कर देगा। बिल्कुल। और अगर पहले ही दिन नाइटमेयर मोड लगा दें तो वो शायद फ्रस्ट्रेट होकर कंट्रोलर ही तोड़ दें। सही कहा। तो फ्लो वो स्वीट स्पॉट है जहां बॉस फाइट इतनी मुश्किल है कि जीतने के लिए इंसान को स्क्रीन के एकदम करीब आके बिना पलक झपकाए खेलना पड़े। ये एनालॉजी एकदम सटीक बैठती है। उसी स्वीट स्पॉट में इंसान का दिमाग सबसे तेजी से नई चीजें सीखता है। लेकिन मुझे यहाँ एक डाउट है। हाँ, बताइए। क्या कुछ लोगों के अंदर ये मोटिवेशन जन्म से ही ज्यादा होता है? स्रोत में नेचर बनाम नर्चर का जिक्र है, तो क्या सीखने की ललक जेनेटिक होती है? साइंस ये मानती है कि कुछ हद तक जेनेटिक प्रभाव हो सकता है, लेकिन नर्चर यानी हमारा माहौल और हमारी मानसिकता हमेशा ज्यादा हावी रहती है। अच्छा, मतलब माहौल ज्यादा जरूरी है। हाँ, और इसी पर ग्रोथ माइंडसेट की थ्योरी काम करती है। जब कोई कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, तो उसका दिमाग वहीं एक दीवार खड़ी कर देता है। और स्रोत बताता है कि इस दीवार को तोड़ने के लिए सिर्फ एक छोटा सा शब्द जोड़ना होता है, अभी तक, यानी येट। बिल्कुल। मैं ये अभी तक नहीं कर सकता लेवल पे काम करता है। अभी तक जोड़ने से दिमाग को ये सिग्नल मिलता है कि क्षमताएं पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक प्रोसेस है जो चल रही है। हाँ, बिल्कुल। चलिए, ये तो हो गया मोटिवेशन, यानी हमने लर्निंग के इंजन में ईंधन डाल दिया है। लेकिन अब ये मशीन जमीनी स्तर पर काम कैसे करती है? यहाँ रिसर्च हमें एक बहुत ही पुराने सिद्धांत की तरफ ले जाती है, जिसे व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म कहते हैं। हाँ, व्यवहारवाद। इसका जन्म इस सोच से हुआ था कि हम इंसान के दिमाग के अंदर नहीं झांक सकते। दिमाग उनके लिए एक ब्लैक बॉक्स की तरह था। उनका मानना था कि अंदर क्या चल रहा है उसे छोड़ो, सिर्फ ये देखो कि बाहर से क्या स्टिमुलस या उद्दीपक दिया गया और उसके बदले में इंसान या जानवर ने क्या रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया दी। और इसे साबित करने के लिए मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर एक प्रयोग किया था जो मुझे थोड़ा अजीब लगा, सच कहूं तो। अजीब क्यों लगा? इन्हें बाहर निकलने के लिए खूब उछल कूद मचाई, पंजे मारे, और इसी रैंडम उछल कूद में अचानक उसका पैर बॉक्स की चिटकिनी पर पड़ा और दरवाजा खुल गया। उसने मछली खा ली। हाँ, और जब उस बिल्ली को बार बार उसी बॉक्स में डाला गया तो हर बार उसकी फालतू की उछलकूद कम होती गई। अच्छा। अंत में वो सीधे जाकर चिटकनी खोलना सीख गई। इसे प्रयास और त्रुटि यानी ट्रायल एंड एरर कहते हैं। तो इसी से उन्होंने वो 3 नियम निकाले थे ना? बिल्कुल। थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम मतलब लॉ ऑफ इफेक्ट? हाँ, लॉ ऑफ इफेक्ट। इसको मतलब है कि अगर किसी काम को करने के बाद कोई सुखद परिणाम मिलता है, जैसे बिल्ली को मछली मिलना, तो वो बर्ताव आदत बन जाता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि सीखना महज एक रैट रेस है? रैट रेस? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि थॉर्नडाइक के बाद बीएफ स्किनर का वो मशहूर प्रयोग आता है जहां उन्होंने चूहों को एक बॉक्स में डालकर लीवर दबाना सिखाया। हाँ, स्किनर बॉक्स। हाँ, लीवर दबाओ, खाना मिलेगा। इसे उन्होंने सकारात्मक सुदृढ़ीकरण या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहा। मतलब सही काम करने पर इनाम दो तो वो काम बार बार होगा। स्किनर ने इसमें नकारात्मक सुदृढ़ीकरण या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी जोड़ा था। नकारात्मक मतलब सजा देना? नहीं, इसका मतलब सजा देना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि कोई सही काम करने पर किसी बुरी या कष्टदायक चीज को हटा लेना। अच्छा, कोई उदाहरण है इसका? जैसे अगर कोई कार में सीट बेल्ट नहीं लगाता तो कार लगातार एक इरिटेटिंग बीप की आवाज करती है। वो आवाज बहुत परेशान करती है। हाँ, और जैसे ही सीट बेल्ट लगाई वो आवाज बंद हो गई। यहाँ वो इरिटेटिंग आवाज का बंद होना ही इनाम है। इसे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। समझ गया। लेकिन ये सब सुन के मुझे थोड़ी निराशा हो रही है। निराशा क्यों? क्या हम इंसान सच में सिर्फ एक चूहे या बिल्ली की तरह हैं जो इनाम पाने या अलार्म की आवाज बंद करने के लिए बटन दबाते रहते हैं? मतलब हमारी जो इंसानी रचनात्मकता है, हमारे सोचने समझने की क्षमता, क्या वो सब सिर्फ एक ब्लैक बॉक्स है जिसे नजरअंदाज किया जा सकता है? ये बहुत ही जायज सवाल है। और आपको पता है, ठीक यही सवाल व्यवहारवाद के आलोचकों ने भी उठाया था। सच में? हाँ, वे बोले कि अगर सीखना सिर्फ इनाम का नतीजा है
तो बच्चे भाषा कैसे सीख लेते हैं? हर नए शब्द के लिए उन्हें कोई टॉफी तो नहीं मिलती। बात तो सही है। और यहीं से जन्म होता है संज्ञानात्मकवाद या कॉग्निटिविज्म का। इन्होंने उस ब्लैक बॉक्स को खोल दिया। यानी इन्होंने दिमाग को एक कंप्यूटर के प्रोसेसर की तरह देखना शुरू किया। एक तरह से हाँ। संज्ञानात्मकवाद का पूरा फोकस इस बात पर था कि इंसान जानकारी को कैसे ग्रहण करता है, उसे अपनी मेमोरी में कैसे स्टोर करता है और फिर उस डेटा को प्रोसेस करके समस्याएं कैसे सुलझाता है। बिल्कुल। और इस फील्ड में सबसे बड़ा नाम है जॉन पियाजे का। हाँ, स्रोत में पियाजे का काम सच में दिलचस्प लगा मुझे। उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। राइट। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये कि पियाजे ने ये साबित किया कि बच्चे बड़ों का छोटा वर्जन नहीं होते। बिल्कुल नहीं होते। मतलब ऐसा नहीं है कि उनका दिमाग हमारे जैसा है, बस उसमें डेटा कम है। उनका दुनिया को समझने का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही अलग होता है। इसे बहुत अच्छे से समझने के लिए पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज को देखना होगा। ये आमतौर पर 2 से 7 साल के बच्चों में होती है। इस उम्र में बच्चों में जीवावाद या एनिमिज्म बहुत हावी होता है। एनिमिज्म मतलब उन्हें लगता है कि उनके खिलौनों में, टेबल कुर्सी में या आसमान के बादलों में भी जान है। एकदम सही। अगर उन्हें किसी टेबल से चोट लग जाए और आप उस टेबल को थप्पड़ मार दें तो बच्चा चुप हो जाता है। हाँ, मैंने देखा ये होते हुए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से टेबल को भी दर्द हुआ है और उसे सजा मिल गई। वो अपनी खुद की चेतना को बेजान चीजों पर मैप कर रहे होते हैं। क्या बात है। और इसी उम्र के बच्चों के साथ वो मशहूर दूध के गिलास वाला प्रयोग भी होता है ना? हाँ। इसे संरक्षण के नियम का अभाव या लैक ऑफ कंजर्वेशन कहते हैं। अगर किसी 5 साल के बच्चे के सामने आप समान मात्रा का जूस 2 अलग-अलग गिलासों में डालें, एक गिलास लंबा और पतला हो और दूसरा चौड़ा और छोटा हो, हाँ, तो बच्चा हमेशा कहेगा कि लंबे वाले गिलास में जूस ज्यादा है। लेकिन ऐसा क्यों? वो तो अपनी आंखों से देख रहे हैं कि जूस बराबर डाला गया है। क्योंकि उस उम्र में उनका दिमाग एक साथ 2 आयामों को यानी डायमेंशंस को प्रोसेस नहीं कर सकता। अच्छा, वो सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर पाते हैं। हाँ, वो सिर्फ लंबाई पर फोकस कर पाते हैं, चौड़ाई को उनका दिमाग उस वक्त इग्नोर कर देता है। दिलचस्प है। लेकिन जैसे ही वे 7 से 11 साल की उम्र में पहुंचते हैं, जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड हो जाता है। मतलब तब वे समझने लगते हैं कि आकार बदलने से मात्रा नहीं बदलती। बिल्कुल सही। ये सब बहुत लॉजिकल लग रहा है। मतलब दिमाग एक प्रोसेसर है जो धीरे धीरे अपग्रेड होता है। लेकिन मुझे पियाजे की इस थ्योरी में एक कमी दिख रही है। कैसी कमी? ये ऐसा साउंड कर रहा है जैसे कोई बच्चा किसी गुफा में अकेला बैठा है और उम्र के साथ उसका दिमाग खुद ब खुद अपग्रेड हो रहा है। जबकि असल दुनिया में तो आसपास परिवार होता है, दोस्त होते हैं, पूरा समाज होता है। उनका क्या रोल है? बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। और इसी कमी को पूरा करने के लिए रिसर्च हमें रचनावाद या कंस्ट्रक्टिविज्म की ओर ले जाती है। कंस्ट्रक्टिविज्म? हाँ, और इसमें सबसे अहम योगदान लेव वाइगोत्स्की का था। वाइगोत्स्की का कहना था कि लर्निंग किसी वैक्यूम में नहीं होती। समाज और संस्कृति हमारे सीखने के तरीके को गहराई से आकार देते हैं। उन्होंने एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट दिया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD। हाँ, मैंने स्रोत में पढ़ा था ये। ZPD उस काम के बीच का फासला है जो कोई इंसान खुद अकेले कर सकता है और जो वो किसी एक्सपर्ट की मदद से कर सकता है। बिल्कुल। और इस मदद को स्कैफोल्डिंग कहा गया है। हाँ, स्कैफोल्डिंग का शाब्दिक अर्थ वो लकड़ियों या लोहे का ढांचा होता है जो किसी नई इमारत को बनाते वक्त बाहर से लगाया जाता है ताकि इमारत को सपोर्ट मिल सके। सही कहा। और जब इमारत अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है तो वो ढांचा हटा लिया जाता है। अगर इसे एक सिंपल उदाहरण से समझें तो ये साइकिल सीखते समय लगी ट्रेनिंग व्हील जैसा है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। हाँ, मतलब शुरुआत में वो पहिए आपको गिरने नहीं देते, लेकिन जब आप बैलेंस बनाना सीख जाते हैं तो उन्हें हटा लिया जाता है। और अगर इसे हम वयस्कों की जिंदगी से जोड़ें तो ये किसी कॉर्पोरेट जॉब के पहले हफ्ते जैसा है। कैसे? जब कोई नई नौकरी ज्वाइन करता है तो मैनेजर उसे पहले दिन ही कोई बड़ा क्लाइंट प्रोजेक्ट देकर गायब नहीं हो जाता। नहीं, वो तो बहुत ओवरवेलमिंग हो जाएगा। बिल्कुल। मैनेजर उसे शैडो करने देता है, पहली ईमेल ड्राफ्ट करने में मदद करता है, वो एक ढांचा दे रहा है। और जैसे जैसे नए एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मैनेजर धीरे धीरे पीछे हट जाता है।
यही स्कैफोल्डिंग है। ये उस इंसान के कॉग्निटिव लोड यानी दिमागी बोझ को कम करता है ताकि वो घबराकर हार न मान ले। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। और इसी सामाजिक पहलू को एल्बर्ट बंडूरा ने अपनी सोशल लर्निंग थ्योरी में एक और दिशा दी। हाँ, बंडूरा का काम। उनका कहना था कि हम सिर्फ खुद गलतियां करके या इनाम पाकर नहीं सीखते, हम दूसरों को देखकर यानी ऑब्जर्वेशन से बहुत कुछ सीखते हैं। ये बात एकदम सही है। स्रोत में एक बहुत अच्छा उदाहरण था कि किसी को तैरना सिखाने के लिए सीधा गहरे पानी में धक्का नहीं दिया जाता, बिल्कुल नहीं। या मेडिकल स्टूडेंट्स को पहले दिन ही चाकू देकर सर्जरी करने को नहीं कहा जाता। वो तो डिजास्टर हो जाएगा। हाँ। वे पहले एक अनुभवी सर्जन को सर्जरी करते हुए देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। और बंडूरा ने इसके 4 चरण बताए हैं। अच्छा, वो कौन से हैं? पहला अटेंशन, यानी उस व्यवहार को गौर से देखना। दूसरा रिटेंशन, उस पूरी प्रक्रिया की अपने दिमाग में एक मानसिक छवि या मेमोरी बनाना। फिर तीसरा है रिप्रोडक्शन, उस काम को खुद दोहराने की कोशिश करना। और चौथा रीएनफोर्समेंट, जब वो काम सही हो जाए और कोई उसकी तारीफ करे तो वो आदत पक्की हो जाती है। ठीक है, तो इस डीप डाइव में हमने अब तक देखा कि मोटिवेशन ईंधन का काम करता है, व्यवहारवाद से आदतें बनती हैं। हमारा दिमाग उम्र के साथ जानकारी को अलग अलग तरीके से प्रोसेस करता है, जो पियाजे ने बताया, और समाज स्कैफोल्डिंग देकर हमें आगे बढ़ाता है। एकदम सही समरी है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या सवाल? अगर एक ही क्लासरूम में 50 बच्चे बैठे हैं, उन्हें एक ही टीचर पढ़ा रहा है, एक ही समाज का हिस्सा हैं, फिर भी कुछ लोग चीजों को बहुत जल्दी समझ जाते हैं और कुछ को बहुत वक्त लगता है, ऐसा क्यों? ये सवाल हमें अधिगम और इंसान के विकास के सबसे बुनियादी मुद्दे पर लाता है, जिसे हम बुद्धि या इंटेलिजेंस कहते हैं। बुद्धि? हाँ। प्रेरणा और समाज चाहे कितना भी अच्छा माहौल बना दें, एक बुनियादी दिमागी क्षमता होती है जो हर इंसान में अलग अलग होती है। मतलब ये वो हार्डवेयर है जिस पर सीखने का सारा सॉफ्टवेयर रन करता है। बिल्कुल सटीक बात कही आपने, और इसे नापना हमेशा से एक विवादित विषय रहा है। हाँ, मैंने देखा है। स्रोत में थॉर्नडाइक और गारेट जैसे मनोवैज्ञानिकों का जिक्र है, जिन्होंने बुद्धि को मुख्य रूप से 3 प्रकारों में बांटा है। मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि। राइट। मूर्त यानी कॉन्क्रीट, अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट और सामाजिक यानी सोशल। इसे ऐसे समझें कि मूर्त बुद्धि वाले लोग मशीनों, गैजेट्स और भौतिक चीजों के साथ बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कोई इंजीनियर जो किसी इंजन की आवाज सुनकर बता दे कि खराबी कहाँ है। हाँ, एग्जैक्टली वैसा ही। और अमूर्त बुद्धि वो है जहां लोग शब्दों, अंकों और विचारों के साथ खेलते हैं। जैसे कोई दार्शनिक, कवि या गणितज्ञ। सही कहा। और तीसरी है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि वाले लोग वो होते हैं जो किसी कमरे में घुसते ही वहां की एनर्जी भांप लेते हैं। उन्हें पता होता है कि किससे कैसे बात करनी है। हाँ, सफल नेता, अच्छे मैनेजर या डिप्लोमैट्स में ये कूट कूट कर भरी होती है। लेकिन बुद्धि को समझने का सबसे गहरा नजरिया रेमंड कैटल ने दिया है, ऐसा स्रोत में लिखा है। हाँ, कैटल की थ्योरी बहुत ही प्रभावशाली है। उन्होंने बुद्धि को 2 हिस्सों में बांटा, तरल बुद्धि यानी फ्लूइड इंटेलिजेंस और ठोस बुद्धि यानी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। तरल और ठोस? तरल बुद्धि हमारी जन्मजात क्षमता है। ये वो रॉ प्रोसेसिंग पावर है जिससे हम किसी नई और अनजान समस्या को देखकर तुरंत उसका पैटर्न समझ लेते हैं। मतलब इसके लिए किसी पुराने अनुभव की जरूरत नहीं होती? बिल्कुल नहीं, ये एकदम नया डेटा प्रोसेस करने की स्पीड है। लेकिन श्रुत में इस तरल बुद्धि के बारे में एक ऐसी बात लिखी है जिसने मुझे सच में डरा दिया। ऐसा क्या पढ़ लिया आपने? उसमें लिखा है कि हमारी तरल बुद्धि सिर्फ युवावस्था तक तेजी से बढ़ती है और 22-23 साल की उम्र के बाद ये कम होने लगती है। ये बात तो है। क्या इसका मतलब ये है कि 25 की उम्र के बाद हमारा दिमाग ढलान पर है? अगर हम सिर्फ प्रोसेसिंग स्पीड की बात करें तो हाँ, उम्र के साथ वो थोड़ी धीमी होती है। अरे बाप रे। मतलब एक 20 साल का युवा शायद किसी नए पजल को या नए वीडियो गेम के कंट्रोल्स को एक 50 साल के व्यक्ति से ज्यादा तेजी से समझ ले। हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया है। लेकिन घबराइए मत, कैटल की थ्योरी का दूसरा हिस्सा इस डर को खत्म कर देता है। अच्छा, वो क्या है? वो है ठोस बुद्धि यानी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। ठोस बुद्धि यानी वो नॉलेज जो हम जिंदगी भर किताबें पढ़कर, गलतियां करके और दुनिया देखकर इकट्ठा करते हैं। बिल्कुल। तरल बुद्धि भले ही कम हो रही हो, लेकिन हमारी ठोस बुद्धि जीवन के आखिरी दिन तक बढ़ती रहती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये हमारा जमा किया हुआ अनुभव है। जब कोई 60 साल का अनुभवी व्यक्ति किसी समस्या को देखता है
तो उसे स्क्रैच से शुरू नहीं करना पड़ता। क्योंकि उसके पास अनुभवों का एक इतना बड़ा डेटाबेस होता है कि वो उस समस्या को तुरंत किसी पुरानी स्थिति से जोड़कर हल निकाल लेता है। एकदम सही। ये तो एक तरह से राहत की बात है। यानी हमारी हार्डवेयर स्पीड भले ही थोड़ी कम हो जाए, लेकिन हमारे डेटाबेस की लाइब्रेरी इतनी विशाल हो जाती है कि हम किसी भी समस्या का शॉर्टकट खोज लेते हैं। बिल्कुल। आज के इस डीप डाइव ने सच में बहुत सारे भ्रम तोड़े हैं। हमने देखा कि कैसे प्रेरणा से शुरुआत होती है और बिहेवियरिज्म कैसे काम करता है। हाँ, और कैसे हमारा दिमाग उम्र के साथ दुनिया को अलग नजरिए से प्रोसेस करता है। समाज कैसे हमें स्कैफोल्डिंग देकर सपोर्ट देता है और हमारी बुद्धि, जो तरल और ठोस दोनों है, इस पूरी यात्रा को कैसे मुमकिन बनाती है। अगर हम इस पूरी चर्चा को एक विचार के साथ समेटना चाहें, तो मैं चाहूंगी कि हर कोई कैटल की उस ठोस बुद्धि वाली बात पर गौर करें। बताइए। हम अक्सर सोचते हैं कि उम्र का बढ़ना सीखने में एक रुकावट है। हम कहते हैं कि अब तो उम्र हो गई, अब नया क्या सीखेंगे। हाँ, ये तो हमारे समाज में बहुत आम बात है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? चूंकि हमारी ठोस बुद्धि उम्र के साथ लगातार बढ़ती है, तो क्या उम्र का बढ़ना कोई कमजोरी है या फिर ये एक छिपी हुई सुपर पावर है? अरे वाह! क्या ये मुमकिन नहीं कि हमारे जिंदगी भर के तजुर्बे और हमारी विशाल ठोस बुद्धि हमें हमारे जीवन के बाद के वर्षों में सबसे समझदार और सबसे असरदार लर्नर बना देती है? क्या बात है! उम्र कोई रुकावट नहीं है, बल्कि अनुभवों का एक पावर हाउस है जो हमें और बेहतर तरीके से सीखने में मदद करता है। बिल्कुल। इसी शानदार और पॉजिटिव विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं रोकते हैं।